बारिश में पूरे हफ्ते डेरा जमाने वाले मेहमान। बाहर झमाझम बारिश हो रही है और घर में परिवार के सभी लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। सोफे के एक कोने पर अंकिता का पति अमन बहुत उदास और शांत बैठा हुआ है। अंकिता उसे देखकर मन ही मन। मैं आपकी आंखों में छिपी ये उदासी अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आपके सिर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और घर में किसी को इस बात का पता भी नहीं है। बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है और मैं तो इस उम्र में कहीं आ जा भी नहीं सकती। मुझे तो घर में बैठे बैठे बहुत बोर लग रहा है। माँ जी, बारिश का मौसम है, ऐसे में घर से बाहर निकलना भी तो मुश्किल है। आप टीवी देख लीजिए। टीवी में क्या देखूं? काश हमारे घर में कोई आ ही जाता तो दिन आराम से कट जाता और घर में थोड़ी चहल पहल भी हो जाती। मैं बोर भी नहीं होती। दादी माँ, इस बारिश के मौसम में मेहमान आएंगे तो हम सबको ही बहुत दिक्कत होगी। बाजार से सामान लाना मुश्किल होगा इस बारिश में और घर का खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए आप तो भगवान से ये प्रार्थना करो ही मत। अरे तुझे क्या पता, घर में मेहमानों का आना तो बहुत शुभ माना जाता है। जब घर में मेहमान आते हैं तो भगवान हमारी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं बहू। मेहमानों के आने से घर में खुशियाँ आती हैं। अतिथि देवो भव, सुना नहीं है क्या तूने? तभी सावित्री के फोन पर कल्पना का कॉल आता है। प्रणाम माँ जी, कैसी हो आप? घर में सब कैसे हैं? अरे कल्पना बेटी, तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों से तेरी कोई खबर नहीं मिली थी, तभी तो आज याद कर लिया आपको। सोचा इतने दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई है तो मिलने ही आ जाऊँ। अभी तो मौसम भी घूमने वाला है। माँ जी, आज शाम तक मैं घर आ रही हूँ। मेरे साथ आपके दामाद जी और मेरा बेटा रोहित भी आ रहा है। बातें करने के बाद सावित्री फोन रखते हुए सभी से, मेरी बेटी कल्पना का फोन था। भगवान ने मेरी सुन ली। वो आज शाम को ही अपने पति और बेटे के साथ हमसे मिलने आ रही है। ये तो बहुत बढ़िया खबर है माँ जी। कल्पना बहुत दिनों बाद आ रही है, पूरा परिवार एक साथ बैठ सकेगा। हे भगवान, एक तो घर में पहले से इतनी परेशानी चल रही है और ऊपर से तीन मेहमान आ रहे हैं। शाम के समय बुआ सास कल्पना, उनके पति रमेश और बेटा रोहित हाथों में भीगे हुए छाते और ट्रैवल बैग लेकर अंदर आते हैं। अरे आओ आओ, मेरी बेटी इतने दिनों बाद अपने मायके आई है। दादी सावित्री आगे बढ़कर कल्पना को गले लगा लेती हैं। कल्पना भी अपनी माँ के गले लगकर खुश होती है। रमेश और रोहित दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तभी सावित्री, बहुत अच्छा किया बेटी जो तू आ गई। अब तू कम से कम 10-15 दिन यहाँ रहकर ही जाना। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस 2 दिन के लिए आई हूँ। कल का दिन रुकेंगे और परसों शाम को हम सब वापस चले जाएंगे। चलो, भगवान का शुक्र है कि बुआ जी सिर्फ 2 दिन के लिए आई हैं। 2 दिन तो जैसे तैसे कट ही जाएंगे। कल्पना, रमेश और रोहित सोफे पर बैठ जाते हैं। तब सुमन अंकिता से, अरे बहू, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? तेरी बुआ सास इतने दिनों बाद आई है। जाकर रसोई में उनके लिए कुछ बढ़िया सा गर्मा गर्म नाश्ता बना कर लिया। जी माँ जी, मैं अभी रसोई में जाती हूँ और आप सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना देती हूँ। अरे हाँ बहू, पकौड़े बना रही हो तो साथ में थोड़ा सूजी का हलवा भी बना लेना। बारिश के मौसम में हलवा खाने का मजा ही कुछ और होता है। भाभी, अगर घर में भुट्टे रखे हो तो भुट्टे के पकौड़े भी बना देना। इस बारिश के मौसम में मुझे भुट्टे के पकौड़े बहुत पसंद है। जी रोहित भाई साहब, मैं अभी जाकर देखती हूँ और बना लाती हूँ। अंकिता भारी कदमों से रसोई में आती है और डिब्बों से बेसन, सूजी और भुट्टे निकालते हुए अपने आप से, हे भगवान, इन लोगों ने तो घर में कदम रखते ही फरमाइशों की झड़ी लगा दी। इस झमाझम बारिश में मेहमानों का आना किसी आफत से कम नहीं है। मैं तो ऐसा करती हूँ कि सिर्फ भुट्टे के ही पकौड़े बना देती हूँ। अंकिता तेजी से कद्दूकस लेकर भुट्टे घिसने लगती है। तभी नंद सविता रसोई में आकर, भाभी, इस बारिश में मेहमान आते हैं तो सच में बहुत आफत हो जाती है। मुझे कॉलेज का इतना सारा प्रोजेक्ट और होमवर्क पूरा करना था। कोई बात नहीं सविता, अब मेहमान तो हमारे ही घर आए हैं ना, तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। अंकिता और सविता मिलकर भुट्टे के गर्मा गर्म पकौड़े, सूजी का हलवा और चाय के कप लेकर हॉल में आती है। वो सबको नाश्ता परोसना शुरू करती है। कल्पना भुट्टे का पकौड़ा खाते हुए, अरे बहू, तुमने बस भुट्टे के पकौड़े बनाए और किसी चीज के पकौड़े नहीं बनाए? मुझे भुट्टे के पकौड़े नहीं पसंद। बुआ जी घर में भुट्टे रखे थे तो मैंने सोचा कि रोहित भाई साहब की पसंद के पकौड़े पहले बना देती हूँ। लगता है तुम्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, इसीलिए तुमने बेमन से सिर्फ एक ही चीज बना दी। अरे बेटी कल्पना, ऐसी कोई बात नहीं है। बहू अभी किचन में जाकर दूसरे पकौड़े भी बना कर ले आएगी। जब तक तुम हलवा तो खाओ। जी दादी माँ, मैं अभी जाकर भाभी के साथ दूसरे पकौड़े भी बनवा देती हूँ। अंकिता और सविता चुपचाप नाश्ते की ट्रे उठाकर वापस रसोई की तरफ चली जाती है और प्याज, आलू और मिर्च के गर्मा गर्म पकौड़े तलकर दोबारा हॉल में लेकर आती है। सब लोग आराम से नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता खत्म होने के बाद दादी सावित्री अपनी बेटी कल्पना का हाथ थामते हुए,
चल बेटी कल्पना तू मेरे कमरे में चल, तू बहुत दिनों बाद आई, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ माँ जी चलते हैं, लेकिन बहू अंकिता सुनो, रात के खाने में ज्यादा कुछ मत बनाना, बस पकौड़े वाली कढ़ी, फ्राई दाल चावल और हाँ चटपटी मसाला भिंडी जरूर बनाना, और दामाद जी के लिए तड़के वाली छाछ भी बना देना। समझी जी, चलिए हम सब अंदर वाले कमरे में चलकर कैरम बोर्ड खेलते हैं। हाँ हाँ समझी जी, चलिए अंदर चलते हैं, आज तो कैरम खेलने का मजा ही कुछ और होगा। रमेश, प्रकाश और अमन कैरम बोर्ड लेकर अंदर कमरे में चले जाते हैं। सावित्री अपनी बेटी कल्पना को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सविता भी पढ़ने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। अंकिता अकेली सारे बर्तनों को किचन में धोते हुए। ये भगवान, इतने सारे जूठे बर्तन मुझे अकेले ही धोने पड़ रहे हैं। अंकिता सिंक के सारे बर्तन साफ करती है, फिर वो रात के खाने की तैयारी में जुट जाती है। वो कढ़ी के लिए बेसन घोलती है, दाल उबालती है और मसाला भिंडी पकाती है। रात के 10 बजे अंकिता हॉल की मेज पर रात का खाना सजाती है। परिवार के सभी लोग और मेहमान आकर खाना खाने बैठते हैं। कढ़ी खाकर रोहित, भाभी ये कढ़ी का पकौड़ा तो अंदर से बिल्कुल कच्चा रह गया है, इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। रोहित भाई साहब, मैंने तो बेसन बहुत अच्छी तरह पकाया था, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ और बना देती हूँ। ऐसा करो, मेरे लिए जल्दी से 2 अंडों का बढ़िया सा ऑमलेट बना कर ला दो, मैं कढ़ी नहीं खाऊंगा। जी मैं अभी आपके लिए ऑमलेट बना कर लाती हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। अंकिता थकी हारी वापस रसोई में जाती है, ऑमलेट बनाती है और लाकर रोहित की प्लेट में रख देती है। सभी खाना खाकर आराम करते हैं। रात के 1 बजे अंकिता थकी हुई अपने कमरे में आती है और अमन से, देखिए ना, अभी तो मेहमानों को आए 1 ही दिन हुआ है और मेरी हालत खराब हो गई है, अभी तो पता नहीं कल का पूरा दिन कैसे कटेगा। अंकिता, मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, मैं भी घर के खर्चों के बारे में सोचकर परेशान हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसका बड़ा लॉस हुआ है, जिस वजह से कंपनी बंद हो गई और मेरी नौकरी चली गई है। मेरे लिए भी सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो भी हमारी परेशानी है वो घर में किसी को मत बताना, अगर घर वालों को पता चला तो सब दुखी हो जाएंगे। लेकिन आप इतने सारे खर्चों को अकेले कैसे मैनेज करेंगे, घर में राशन भी खत्म हो रहा है। तुम चिंता मत करो अंकिता, बस 2 दिन की ही तो बात है, परसों शाम को मेहमान चले जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। दोनों बातें करने के बाद सो जाते हैं। अगली सुबह अंकिता हाथ में कॉफी की ट्रे लिए दादी के कमरे के बाहर खड़ी होकर बातें सुनते हुए, माँ जी अब हमें निकलने की इजाजत दीजिए, घर पर भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। नहीं नहीं बेटी, तू पूरे 1 हफ्ते रुक कर जाना, इतने दिनों बाद आई है, अपने दिल की बात तुझसे नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? मैं तो तुझे बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, तू पूरा 1 हफ्ता यहीं हमारे पास ही रहेगी। क्या पूरा 1 हफ्ता? बुआ जी तो सिर्फ 2 दिन का बोल कर आई थी, दादी माँ को तो बस मेहमानों को रोकने की पड़ी है, घर का बजट बिल्कुल नहीं देख रही है। घर में पैसे और राशन सब खत्म हो रहे हैं, अब पूरे हफ्ते का खर्चा कैसे चलेगा? अंकिता कांपते हाथों से ट्रे संभालते हुए कमरे के अंदर कदम रखती है। वो बुआ सास और दादी माँ को कॉफी के कप थमाते हुए, बुआ जी लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी, दादी माँ आपकी कॉफी। बहू तू भी जरा बैठ, देख तेरी दादी माँ मुझे जाने ही नहीं दे रही है, कह रही है कि 1 हफ्ता रुक कर जाओ। हाँ बुआ जी रुक जाइए ना, आप रुकेंगी तो दादी माँ को भी अच्छा लगेगा। अंकिता ट्रे लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है और वो भारी मन से रसोई की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन, दादी माँ को तो बस मेहमानों को रोकने की पड़ी है, घर का बजट बिल्कुल नहीं देख रही है, घर में पैसे और राशन सब खत्म हो रहे हैं, पूरे हफ्ते का खर्चा कैसे चलेगा? पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है, बाहर रुक रुक कर बारिश हो रही है। अंकिता अपनी सास सुमन को छत पर बुलाकर ले जाती है। माँ जी ये मेहमान कब जाएंगे? 2 दिन का बोल कर आए थे और आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है। इस बारिश के मौसम में पूरे हफ्ते डेरा जमाने वाला मेहमान हम पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। अरे चुप कर बहू, धीरे बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपने घर आए मेहमानों को खुद जाने के लिए तो नहीं कह सकते ना, जब तक उनका मन करेगा तब तक वो यहाँ रहेंगे। सुमन बात को टाल देती है और दोनों नीचे आ जाते हैं। शाम के समय सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, तभी कल्पना के मोबाइल पर फोन की घंटी बजती है। वो झट से फोन उठाकर बात करते हुए, अच्छा बहू तू अपने मायके के प्रोग्राम से वापस घर लौट आई है? चलो अच्छा हुआ तू आ गई। ठीक है, तो फिर हम भी आज ही घर वापस आ रहे हैं। कल्पना फोन रखकर सोफे पर बैठी सावित्री से, माँ जी मेरी बहू मायके से लौट आई है, उसके यहाँ 1 हफ्ते का प्रोग्राम था इसीलिए हम यहाँ आ गए थे, अब वो आ गई है तो हमें जाना होगा। अच्छा तो इनकी बहू मायके गई थी इसीलिए ये लोग हमारे घर पर 1 हफ्ते से डेरा जमा कर बैठे थे। अच्छा बेटी अब तू जा ही रही है तो मैं क्या कहूँ, तू चली जाएगी तो घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कल्पना, रमेश और रोहित अपना अपना बैग उठाकर सबसे विदा लेते हैं। मेहमानों के जाने के बाद अंकिता पूरे घर में झाड़ू लगाती है और फर्श से किचन के दाग साफ करते हुए अपने आप से, हे भगवान फर्श कितना गंदा है, मेहमानों ने तो इसे बिल्कुल गंदा कर दिया है। चलो अच्छा ही हुआ अब मेहमान चले गए, अब घर गंदा होगा ही नहीं। अगली सुबह बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। अंकिता कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर झमाझम गिरती बूंदों को देखकर मुस्कुरा रही है। तभी अमन कमरे में आता है। अरे अंकिता, तुम तो आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? मेहमान चले गए ना अमन, अब हमारी बड़ी मुसीबत टल गई है, तो क्या मैं खुश भी ना लगूं?
चलिए ना मेरे साथ छत पर, आज हम झमाझम बारिश में थोड़ा भीग लेते हैं, मन हल्का हो जाएगा। ठीक है बाबा, चलो। जब तुम इतनी खुश हो तो मैं भी तुम्हारे साथ छत पर चलता हूँ। दोनों छत पर जाकर बारिश में भीगते और थोड़ी देर बाद नीचे से सविता आवाज लगाते हुए, भाभी भैया नीचे आ जाओ, मैं कॉफी बना रही हूँ, आप लोग भी पी लो। अंकिता और अमन नीचे आते हैं और कपड़े बदलकर हॉल में आते हैं। सविता कॉफी बनाकर लाती है और सब बैठकर कॉफी पीते हैं। ऐसे ही 3-4 दिन शांति से बीत जाते हैं। एक दिन सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, तभी सास सुमन के मोबाइल पर कॉल आता है। अरे भैया प्रणाम, कैसे हैं आप सब? क्या कहा? आप सब लोग हमसे मिलने आ रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ जरूर आइए। सुमन फोन रखकर खुश होते हुए सभी से, भैया का फोन था। बारिश के मौसम में मेरे भाई भाभी, उनका बेटा और बहू हमसे मिलने आ रहे हैं। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें भी बहुत दिनों बाद अपने मायके वालों से मिलने का मौका मिलेगा। हे भगवान, फिर से नए मेहमान। इस बार तो 4-4 लोग आ रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? थोड़ी देर बाद अंकिता अपने कमरे में परेशान होकर अमन से, हमारा सारा बजट खत्म हो गया है, घर में पैसे भी नहीं है, हम इतने सारे लोगों की सेवा कैसे करेंगे? हाँ अंकिता, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तो मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। अब तो मेहमानों की खातिरदारी के लिए मुझे किसी से उधार ही लेना पड़ेगा। उधार लेंगे तो चुकाएंगे कैसे? आपकी तो नौकरी भी नहीं है अभी। अब जैसे भी चुकाना पड़े, लेकिन उधार तो लेना ही पड़ेगा ना। शाम को अपने दोस्तों से बात करता हूँ। अमन घर से बाहर चला जाता है। अंकिता चिंता में डूबी कमरे में बैठी रहती है। शाम के टाइम बहुत तेज बारिश हो रही है और उसी समय सुमन के मायके वाले पहुंचते हैं। सुमन के भाई भाभी, उनका बेटा और बहू घर में प्रवेश करते हैं। अरे भैया भाभी आओ आओ, तुम सब बारिश में भीग गए हो ना? हाँ दीदी, रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी और तुमसे मिलने का मन था तो आ गए। सब लोग हॉल में बैठ जाते हैं। तब सुमन अंकिता से, बहू जरा जा तो रसोई में मेहमानों के लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना कर ले आ। जी माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। आप लोग काफी भीग गए हैं, जब तक आप कपड़े चेंज कर लीजिए। अंकिता रसोई में जाकर सबके लिए चाय पकौड़े बनाती है और वही सारे मेहमान कपड़े बदलकर हॉल में आते हैं। भाभी, मेहमानों की तो लाइन ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मेरी तो पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस मूसलाधार बारिश में इतने मेहमान आ क्यों रहे हैं। क्या बताऊं सविता, हो सकता है कि ये लोग 1-2 दिन में वापस चले जाएं। अंकिता और सविता ट्रे में चाय और पकौड़े लेकर हॉल में आती है। सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करते हुए मोहन अचानक अपने पास रखे बड़ा सा बैग खोलते हुए, अरे दीदी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था। हम सब तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। ये साड़ी दीदी आपके लिए है और ये सुंदर सा सलवार सूट हमारी बड़ी बहू अंकिता के लिए है। और ये कपड़े सविता बेटी के लिए हैं और सभी के लिए ये मिठाइयाँ भी। उपहार देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सविता अंकिता के कान में, भाभी चलो, मेहमान आए तो कुछ तो फायदा हुआ ना। हाँ सविता, सूट तो बहुत सुंदर है। नाश्ता करने के बाद अंकिता पूरे घर को साफ करती है। पूरे घर में कीचड़ हो गया था। उसके बाद रात के खाने की तैयारी के लिए अंकिता और सविता बाजार जाने लगती हैं। तभी मेहमान रितिका भी उनके पास आकर, भाभी आप लोग बाजार जा रही हैं क्या? मैं भी आप लोगों के साथ बाजार चलती हूँ। ठीक है रितिका, तुम भी हमारे साथ चलो। तीनों छाता लेकर बाजार पहुंचते हैं। रितिका सब्जी की दुकान पर पहुंचकर महंगी सब्जियों की तरफ उंगली दिखाते हुए, अरे भाभी, ये मशरूम भी खरीद लो ना, मशरूम बहुत अच्छे बनते हैं। और ये ताज़ा पनीर भी 2 किलो ले लो। और हाँ, ये शिमला मिर्च और बेबी कॉर्न भी ले लीजिए, रात को बहुत बढ़िया शाही खाना बनाएंगे। अंकिता भारी मन से सारे महंगे सामान के पैसे चुकाती है और थैलियां उठाकर घर की तरफ लौटती है। घर लौटते ही सुमन अंकिता से, आ गई बहू बाजार से। ऐसा कर कि सब्जियों को रसोई में रख दे और जरा मेहमानों के कपड़े धो ले। ढेर सारे इकट्ठे हो गए और अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है तो सूख जाएंगे। अब अंकिता सब्जियों को फ्रिज में जमाने के बाद वॉशरूम में बैठकर कपड़े धोते हुए मन ही मन, अब मेहमानों के कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ रहे हैं। कम से कम मेहमान अपने कपड़े तो धो सकते हैं। इस बारिश में हमारे कपड़े तो सूख ही नहीं रहे, अब मेहमानों के कपड़े भी सुखाने पड़ेंगे। अंकिता ढेर सारे कपड़े धोकर छत पर फैलाती है और फिर वापस हॉल में आकर अपनी सास से, माँ जी, मैंने सारे कपड़े धोकर फैला दिए। काफी थकान हो गई है, अब जा रही हूँ खाना बनाने। अंकिता, मैं तुम्हारी मदद कर देती, लेकिन बाजार जाकर तो मेरे पैर बहुत दुखने लगे हैं। रितिका इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अंकिता और सविता गुस्से में एक दूसरे को देखती हैं। फिर दोनों रसोई में जाकर रात का खाना पकाने लगती हैं। वो शाही पनीर, मशरूम और रोटियां बनाती हैं। रात के 9 बजे अंकिता टेबल पर खाना सजाती है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। खाना खाते हुए माधवी, बहू तुम खाने के साथ पापड़ नहीं तलती क्या? जाओ जल्दी से थोड़े पापड़ तल कर ले आओ। जी मामी जी, मैं अभी पापड़ तल कर लाती हूँ। और सुनो, थोड़ी सी हरी मिर्च भी तेल में तल कर लाना। और ये सब्जी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसे रसोई में जाकर दोबारा गरम करके ले आओ। जी, अभी गरम कर देती हूँ। अंकिता रसोई से बार बार दौड़ दौड़ कर कभी पापड़ लाती है, कभी तली मिर्च तो कभी गरम सब्जी। वो थक जाती है। रात के 11 बजे अंकिता थकी हारी अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो देखती है कि उसके पलंग पर रितिका सोई हुई है। अंकिता को देखकर रितिका,
भाभी दरअसल मेरी सासू माँ गेस्ट रूम में सोई हैं और उनके खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आती, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। तभी सविता भी तकिया लेकर कमरे में आते हुए, भाभी मेरे कमरे में मामा जी और उनके बेटे सोए हैं, मेरे कमरे में जगह नहीं है, इसीलिए मैं भी यहीं सोने आ गई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम दोनों पलंग पर सो जाओ। अंकिता अलमारी से पुरानी चटाई और चादर निकालती है और फर्श पर बिछाकर जमीन पर सो जाती है। उधर अमन बाहर सोफे पर सोते हुए मन ही मन, मुझे तो लगता है कि ये मेहमान भी पूरे 1 हफ्ते डेरा जमाने के लिए आए हैं और 1 हफ्ते बाद ही जाएंगे। मुझे मेरे ही कमरे से बेदखल कर दिया। अमन चिंता में डूबा हुआ आंखें मूंद लेता है। अगले दिन सुबह सुमन अंकिता से, अंकिता बहू, मेहमानों के कपड़े सूख गए होंगे तो उन सबको घड़ी करके रख दे। अंकिता छत पर जाती है, मेहमानों के सारे कपड़े इकट्ठा करती है और अपने कमरे में लाकर घड़ी करती है और फिर किचन में जाकर मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाती है। ऐसे ही पूरा 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। अंकिता और अमन रसोई के खर्चे पर और सिर पर चढ़ते कर्ज से बहुत परेशान हो चुके हैं। एक दिन अमन अपनी माँ के कमरे में आकर बातें करते हुए, माँ जी, आप मामा जी और मामी जी से इनसे पूछिए ना कि वो घर कब वापस जाएंगे। अब तो पूरा 1 हफ्ता हो गया है। क्यों, तुझे मेरे मायके वाले और तेरे मामा इतने बुरे लग रहे हैं क्या, जो तू उन्हें घर से भगाने की बात कर रहा है? नहीं माँ, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था। दरअसल मुझे और अंकिता को एक बहुत जरूरी काम से शिमला जाना है। हमें वहाँ एक बड़ी पार्टी में शामिल होना है, तो जाने आने और वहाँ रुकने के 4-5 दिन लग जाएंगे। फिर तो इतने सारे मेहमानों का खाना और घर का काम आप अकेले कैसे संभालेंगी? हे भगवान, अगर बहू 4-5 दिन के लिए शिमला चली गई तो पूरे घर का झाड़ू पोछा और चौका बर्तन मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बेटा, तू घबरा मत, मैं अभी जाकर तेरे मामा से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ। सुमन तुरंत हॉल में आती है जहाँ और कल्पना से, दीदी जी, वैसे आप लोग तो अभी कुछ दिन और यहाँ रहने वाले हैं ना? हाँ सुमन, हमारा तो अभी 2-4 दिन और रुकने का मन था। क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल अंकिता और अमन को किसी जरूरी काम से शिमला जाना पड़ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी उनके साथ शिमला घूम आती हूँ। क्या ये सब लोग शिमला जा रहे हैं? फिर घर पर हमारा ध्यान कौन रखेगा? सुमन, हमें तो यहाँ आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है, अब हमें भी अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। कल्पना तुरंत अपने पति और बेटे के साथ अपना सामान पैक करके शाम को चले जाते हैं। अंकिता और अमन अपने कमरे में आकर हंसते हुए, वाह, आपने क्या कमाल का बहाना बनाया। अगर आप शिमला जाने का झूठा नाटक नहीं करते तो वे लोग यहाँ से नहीं जाते। हाँ अंकिता, मुझे पता था कि जैसे ही काम का बोझ माँ पर आने लगेगा वो खुद ही मेहमानों को विदा कर देंगी। बहाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेहमानों की खातिरदारी में हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। तुम चिंता मत करो अंकिता, अब जब मुसीबत टल गई है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो सब संभाल लेंगे। 3-4 दिन बहुत शांति और आराम से बीत जाते हैं। घर में कोई मेहमान नहीं है और अंकिता आराम से घर का काम निपटा कर हॉल में बैठी सभी से बातें कर रही है। तभी टेबल पर रखे लैपटॉप पर वीडियो कॉल की घंटी बजने लगती है। प्रकाश लैपटॉप चालू करते हैं। स्क्रीन पर ससुर जी की भांजी राधा, उसकी सासू माँ माधवी, ससुर मोहन और 8 साल का छोटा बच्चा कपिल बातें करते हुए। मामा जी प्रणाम, आप सब लोग कैसे हैं? हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। अरे राधा बेटी, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तू बता, तू कैसी है? मामा जी, हमारा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का। क्या हम सब कुछ दिनों के लिए आपके घर रहने आ जाएं? अरे बेटी, ये अभी कोई पूछने की बात है? ये घर तुम्हारा ही है, तुम जब सब बेझिझक आज ही चले आओ। प्रकाश लैपटॉप बंद करते हुए सभी से, सुमन, मेरे पक्ष के मेहमान भी हमारे घर आ रहे हैं। मेरी भांजी राधा अपने ससुराल वालों के साथ आ रही है। ये सुनकर सविता अंकिता के कानों में, भाभी, हमारे घर में तो मेहमानों की कतार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं पापा, मैं तो यही कह रही थी कि मेहमानों के नाश्ते के लिए क्या क्या बनाना है उसकी लिस्ट बना लेती हूँ। शाम के समय बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी राधा, उसकी सास माधवी, ससुर मोहन, छोटा बच्चा कपिल आते हैं। सब लोग हॉल में बैठ जाते हैं। अंकिता और सविता उनके लिए पानी की गिलास लेकर आती है। तब प्रकाश, अरे बेटा अंकिता, जाओ मेहमानों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर ले आओ। अंकिता रसोई में जाने से पहले अपने कमरे में आकर अमन से, सुनिए, घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब नाश्ते और रात के खाने के लिए राशन कहाँ से आएगा? अंकिता, मैंने अपने दोस्तों से जो उधार लिया था वो भी खत्म हो गया है। अब तुम एक काम करो, बाजार में हरी की किराना दुकान से जाकर उधार में राशन ले आओ। ठीक है, मैं जाकर हरी भैया की दुकान से उधार सामान ले आती हूँ। अंकिता पहले रसोई में जाकर मेहमानों के लिए गरम गरम भजिया और चाय बनाती है और बाहर लाकर उन्हें खिलाती है। फिर बाजार जाने के बाद जैसी बाहर निकलती है, राधा और उसका छोटा बेटा कपिल भी हॉल से बाहर आकर, भाभी आप बाजार जा रही हैं क्या? मैं भी आपके साथ बाजार की तरफ टहलने चलती हूँ। अंकिता, राधा और कपिल बाजार की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में अंकिता मन ही मन, हे भगवान, राधा के सामने मैं दुकानदार से उधार सामान कैसे मांगूंगी? मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तभी रास्ते में भुट्टे की एक दुकान दिखाई देती है। कपिल भुट्टे देखकर मचलते हुए, मम्मी देखो भुट्टे की दुकान, मुझे तो चिके हुए गरम गरम भुट्टे खाने हैं।
रितिका तुम कपिल को लेकर उस दुकान पर जाओ और भुट्टा खिलाओ, तब तक मैं सामने की दुकान से राशन ले आती हूँ। ठीक है भाभी, हम भुट्टा खाते हैं, आप सामान ले लीजिए। रितिका बच्चे को लेकर भुट्टे वाले के पास चली जाती है। अंकिता तुरंत दौड़कर हरी की किराना दुकान पर पहुंचकर, हरी भैया मुझे थोड़ा राशन दे दीजिए और पैसे मेरे पति बाद में आकर दे जाएंगे, खाते में लिख लीजिए। अरे अंकिता भाभी, आप लोग तो कभी सामान उधार नहीं ले जाते, हमेशा नकद पैसे देते हैं, आज क्या हो गया? क्या बताऊं हरी भैया, समय समय की बात है, आप बस सामान दे दीजिए और खाते में लिख लीजिए। दुकानदार हरी सामान बांधकर अंकिता को दे देता है। अंकिता थैलियां लेकर रितिका के साथ घर लौटकर भुट्टे वाले को पैसे देते हुए, चलिए अब घर चलते हैं। सभी घर के लिए निकल जाते हैं। कपिल जूते पहनकर ही घर के अंदर अपने कमरे तक चला जाता है, जिससे पूरे फर्श पर कीचड़ हो जाता है, जिसे देखकर राधा, भाभी कपिल की तो ऐसी ही आदत है, वो बाहर से जूते सीधे अंदर ही ले जाता है। बच्चा है, धीरे धीरे ही सुधरेगा। अच्छा मैं जरा उसे देख लेती हूँ, तब तक आप ये फर्श साफ कर लो। राधा ऐसा कहकर कमरे में चली जाती है। तब सावित्री गंदे फर्श को देखकर सुमन से, अरे बहू, ये हमारे मेहमान हैं, इतनी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी। अंकिता रसोई में जाती है और सब्जी रखकर पोछे का कपड़ा लाती है और फर्श साफ करते हुए मन ही मन, राधा खुद साफ नहीं कर सकती थी, इसके बच्चे ने गंदा किया था तो सारा काम मुझसे ही करवाते हैं और खुद बहाना मारकर निकल जाती है। अंकिता फर्श साफ करके रसोई में जाती है और काम करने लगती है। तब सविता वहां आकर अंकिता से, भाभी माँ कह रही थी कि मैं आपकी खाना बनाने में मदद करवा दूं, लेकिन कल मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट जमा करना है। आप राधा भाभी से कह दो ना कि वे रसोई में भी आपकी मदद करवा देंगी। रहने दे सविता, तुझे तो पता ही है कि मेहमान कभी घर का काम नहीं करते। तू जाकर अपनी पढ़ाई कर, मैं अकेले ही सारा खाना बना लूंगी। सविता चली जाती है। अंकिता अकेले ही सब्जियां काटने लगती है। तभी अमन आकर, अंकिता मैं समझ सकता हूँ तुम्हें मेहमानों के आने पर सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है, तो तुम कितनी परेशान हो रही हो। लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं अकेले ही काम कर लूंगी। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि आप इतना खर्च कैसे मैनेज कर रहे होंगे। वैसे ये भी मुझे पूरे 1 हफ्ते डेरा जमाने वाले मेहमान लग रहे हैं। अंकिता खाना बनाकर मेहमानों के लिए खाना लगाती है। रात को सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए मोहन, अरे बहू, ये खाना तो थोड़ा फीका लग रहा है, हम लोग तो थोड़ा तेज मिर्च मसाला खाते हैं, सब्जी में मिर्च का तड़का दोबारा लगा दो। जी जी, मैं अभी रसोई से मिर्च का तड़का दोबारा लगा कर लाती हूँ। अब अंकिता रसोई में जाती है और दाल में तड़का लगाकर लेकर आती है। ऐसे मेहमान बीच बीच में अंकिता को काम बताते हैं और अंकिता अकेली परेशान होती रहती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है और फिर वो मेहमान भी चले जाते हैं। अंकिता और सविता चैन की सांस लेती हैं। 4-5 दिन बाद सुबह सुबह डोरबेल की आवाज सुनकर अंकिता सविता से, सविता 4-5 दिन पहले ही तो मेहमान गए हैं, डोरबेल बज रही है, इसका मतलब लगता है फिर कोई मेहमान आ गया। सविता उठकर दरवाजा खोलती है। उसे देखकर दूध वाला, अरे दीदी कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, एक तो इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से आप दरवाजा नहीं खोल रही है, लीजिए आज का दूध। सविता दूध लेकर अंदर आ जाती है और अंकिता को देखकर मुस्कुराते हुए, अरे भाभी आप तो खामखा डर रही थी, वो तो दूध वाला था, ये लीजिए और जाकर कॉफी बना लीजिए। अंकिता किचन में जाती है और कॉफी बनाकर लाकर सभी को देती है। तभी अचानक सुमन अंकिता से, अंकिता तुझे पता है इस बार तेरी सगी नंद आ रही है बेंगलोर से, थोड़ी देर में वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर अंकिता एक और बार परेशान हो जाती है। शाम को अंकिता की नंद पायल अपने सास ससुर के साथ वहां आ जाती है। अंकिता पायल और उसके सास ससुर के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। सभी लोग नाश्ता करते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद सावित्री, अरे बहू रसोई में जाकर मेहमानों के लिए कुछ अच्छा बना ले। अब अंकिता रसोई में जाती है और सब्जी काटते हुए मन ही मन, अगर ये मेहमान भी बारिश में पूरे 1 हफ्ते डेरा जमाने वाले मेहमान निकले तो मुझे तो फिर से परेशान होना पड़ेगा। तभी पायल वहां आकर अंकिता से, अरे अंकिता भाभी आप अकेले खाना क्यों बना रही हो, लाओ मैं भी आपके साथ खाना बनवाती हूँ। नहीं नहीं पायल दीदी, आप हमारे मेहमान हैं, आप बैठिए, मैं अकेले ही कर लूंगी। मेहमान है तो क्या हुआ, बारिश में यदि मेहमान आए तो उन्हें भी मेजबान की मदद करवानी चाहिए। ये सुनकर अंकिता बहुत खुश हो जाती है। पायल और अंकिता दोनों बातें करते हुए खाना बना लेती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। फिर पायल अंकिता के साथ सारा काम खत्म करवाती है। अंकिता काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर अमन को देखकर, अरे आप यहाँ, मुझे लगा मेहमानों के आने के बाद आपको फिर सोफे पर सोना पड़ेगा। मैं तो सोफे पर ही सो रहा था, लेकिन पायल के ससुर जी ने कहा कि वो सोफे पर सो जाएंगे और मैं अंदर आ जाऊं। ये सुनकर अंकिता बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन भी पायल अंकिता के साथ सारा काम करवाती है। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन रात के 1 बजे पायल पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जाती है। तभी दरवाजे पर रुककर रसोई में बातें करते रहे अमन और अंकिता की बात सुनते हुए, अमन मुझे तो लगता है कि हमें घर वालों को सच बता देना चाहिए। आपकी नौकरी 1 महीने पहले ही छूट चुकी है और मेहमानों के आने से हम पर बहुत कर्जा हो गया है। अब आप और कितना कर्जा लेंगे, घर का राशन भी दुकान से उधार आ रहा है। नहीं अंकिता, अगर तुम घर वालों को बताओगे तो माँ जी और बाबूजी का दिल टूट जाएगा, वो सह नहीं पाएंगे। मैं कैसे भी करके सब मैनेज कर लूंगा। मैंने कई जगह नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है,
जैसी नौकरी लगेगी सब ठीक हो जाएगा। पायल ये सब सुनकर मन ही मन। हे भगवान, अमन भैया की नौकरी छूट चुकी है और वो कर्ज लेकर हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, पर हमें उन्होंने बताया भी नहीं कि वो किसी मुसीबत में है। पायल अपने कमरे में आकर अपने पति को फोन लगाती और सारी बातें बताने के बाद, सुनिए जी, हम पर मुसीबत जरूर आई है, लेकिन फिर भी हम ऐसे दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते। जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। अगले दिन सुबह ही पायल का पति नीरज घर आता है और सभी लोगों से बातें करते हुए। दसो जी, मैं आप सबको एक सच बताना चाहता हूँ। मेरी कंपनी के मैनेजर ने बहुत बड़ा पैसों का घपला किया था और उसका सारा इल्जाम मुझ पर आ गया था। पुलिस जांच चल रही थी और कंपनी ने हमारा फ्लैट भी वापस ले लिया था। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने पायल और परिवार को यहाँ भेज दिया था। अब मेरी बेगुनाही साबित हो चुकी है। मुझे मेरी नौकरी और कंपनी से बड़ा बोनस भी मिल गया है। आप सबने संकट के समय मेरे परिवार को सहारा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, तुम तो हमारे अपने हो। संकट में अपनों के काम आना ही तो परिवार का धर्म है। पायल का परिवार अब अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा है। पायल अंकिता के कमरे में आती है, उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा देते हुए। भाभी, जाने से पहले मैं आपको ये देना चाहती हूँ। इसमें पूरे 50,000 रुपए हैं। 50,000 रुपए? लेकिन पायल, मैं ये पैसे तुमसे क्यों लूं? भाभी, कल रात मैंने रसोई में आपकी और अमन भैया की सारी बातें सुन ली थी। मुझे सब पता चल गया कि भैया की नौकरी छूट चुकी है। आपने खुद कर्ज में डूबकर भी हमारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो प्लीज आप इन पैसों से अपना सारा कर्जा उतार दीजिए। तुम सच में बहुत अच्छी हो। अंकिता और पायल एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। पायल बाहर आकर सबको प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर से विदा हो जाती है। मेहमानों के जाते ही अमन के मोबाइल पर एक कॉल आता है। बातें करने के बाद अमन खुश होते हुए, अंकिता, माँ जी, बाबूजी, मुझे नई कंपनी से जॉब का ऑफर लेटर आ गया है। मेरी नई नौकरी लग गई है। सच में? हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमन की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तब अमन सभी से, माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पुरानी नौकरी 1 महीने पहले छूट गई थी, पर मैंने आपको बताकर परेशान करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आज मुझे उससे भी बड़ी कंपनी में नई नौकरी मिल गई है। बेटा, तुम और बहू मिलकर इतना बड़ा दुख अकेले ही झेलते रहे और हमारी इज्जत के खातिर मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी भी नहीं छोड़ी। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। चलो, अच्छा ही हुआ, बहुत दुख के दिन कट गई। देखा बहू, मैंने कहा था ना कि घर में मेहमानों के आने से हमेशा भला ही होता है और उनकी बरकत लगती है। सावित्री की बात सुनकर पूरा परिवार एक साथ हंस पड़ता है।